हाय एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट ऑफ प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग डिटेल रिव्यू करेंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड को आज के इस वीडियो में। और गाइस, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में या फिर पिछले 2 सालों में भी देखे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है। क्या रीजन है वो जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। और गाइस, अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो क्या आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। वहीं अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है, आप प्लान कर रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करने का, तो क्या एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड आपके लिए सही बैठेगा, तो इस क्वेश्चन को भी आंसर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का इन एक्सपेंस रेशियो का। गाइस, तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात करें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8054 करोड़ का, जो कि देखे गए तो बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं, काफी सही दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। मतलब एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो फंड साइज है या फिर कह लीजिए जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। गाइस, आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा होता है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, और बहुत कम होता है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं देखे तो 1000 करोड़ के ऊपर जो फंड साइज होता है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि फंड साइज बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल का हो जाए, तो वो भी अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस फंड का जो फंड साइज है गाइस मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली गाइस, बात करें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.59% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1% का। तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड मोटा मोटी आधी एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के लिए। गाइस, तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का फंड साइज का एंड एक्सपेंस रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। तो गाइस, बात करें यहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो यहाँ पे इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो साफ साफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट 1 वीक में देखें तो इस फंड ने मोटा मोटी 3 से 3.5% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे इस पिछले 1 महीने का, तो पिछले 1 महीने में इस फंड ने ना तो लॉस दिया हुआ है और ना ही कोई प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इस फंड ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है पिछले 1 महीने में। इन कैटेगरी एवरेज ने आपको यहाँ पे मोटा मोटी 1.2% का लॉस दिया हुआ है लास्ट 1 मंथ में। बात करेंगे इस पिछले 3 महीने का, तो पिछले 3 महीने में हालांकि इस फंड ने 1.03% का रिटर्न दिया हुआ है। वही कैटेगरी एवरेज ने आपको मोटा मोटी 2% का लॉस दिया हुआ है लास्ट 3 मंथ में। बात करेंगे इस पिछले 3 महीने का, तो पिछले 3 महीने में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 4.5% का लॉस दिया हुआ है। इन कैटेगरी एवरेज ने आपको 2.31% का लॉस दिया हुआ है लास्ट 6 मंथ में। इसका मतलब ये है गाइस कि पिछले 6 महीने में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस यहाँ पे वाईटीडी का यानी कि ईयर टिल डेट, कहने का मतलब ये है गाइस कि साल 2023 में अभी तक इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो यहाँ पे निकल के आता है आपका 1.34% का नेगेटिव रिटर्न। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने साल 2023 में अभी तक जो रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 2.85% का। तो गाइस साल 2023 में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करें गाइस पिछले 1 साल का, तो पिछले 1 साल में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 7% का लॉस दिया हुआ है। इन बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसने सिर्फ आपको 1.27% का लॉस दिया हुआ है। तो गाइस पिछले 1 साल में भी देखे तो इस फंड ने काफी घटिया परफॉर्मेंस दिया हुआ है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 2 सालों का, तो यहाँ पे इस फंड ने हालांकि आपको मोटा मोटी 11% का रिटर्न दिया हुआ है, बट गाइस यहाँ भी देखे तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है मोटा मोटी 2% से, जो कि अगेन देखे तो अच्छी बात नहीं है इस फंड के लिए या फिर इस फंड में जो इन्वेस्टर है उनके लिए। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 साल में हालांकि देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिख रहा है, लेकिन गाइस अगेन ये फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में भी। तो यहाँ भी देखे तो परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है गाइस। लास्टली गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का
परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे इस फंड ने काफी सही परफॉर्म करके दिया हुआ है। मोटा मोटी 17.5% का रिटर्न दिखने को मिल रहा है। इन कैटेगरी एवरेज ने आपको मोटा मोटी 15.5% का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 2% से आउट परफॉर्म किया हुआ है गाइस। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो ओवरऑल इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। हालांकि इस फंड ने सिंस इंसेप्शन के केस में बेहतर जरूर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 2% से आउट परफॉर्म किया हुआ है। वहीं गाइस अगर आप बात करते हैं पिछले एक हफ्ते का, पिछले एक महीने का, पिछले 3 महीने का, तो यहाँ पे इस फंड ने परफॉर्मेंस बेहतर किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का लमसम रिटर्न का। अब बात करते हैं गाइस इस फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 2.5% का लॉस दिया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 2 सालों का, तो पिछले 2 सालों में हालांकि इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है और वो निकल के आता है आपका सिर्फ 0.04% का। कहने का मतलब ये है गाइस कि पिछले 2 सालों में इस फंड ने आपको बिल्कुल भी परफॉर्म करके नहीं दिया हुआ है। मोटा मोटी देखें तो 0% का रिटर्न दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में हालांकि इस फंड ने काफी एवरेज सा रिटर्न जरूर दिया हुआ है और मोटा मोटी देखें तो 12.5% के आसपास का रिटर्न दे रहा है पिछले 3 सालों में। तो गाइस यहाँ पे एसआईपी के केस में भी देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एसआईपी के केस में भी इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। इन गाइस लमसम के केस में हमने देखा है कि पिछले 1 साल में इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है, पिछले 2 सालों में भी उतना बेहतर नहीं है, पिछले 3 सालों में भी इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। हालांकि सिंस इंसेप्शन के केस में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 2% से आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आपको इस फंड के साथ कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो गाइस ये तो बात रही इस फंड का लमसम रिटर्न, एनएसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि इस फंड ने क्वार्टरली बेसिस पे कितना अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस बात करें क्वार्टरली रिटर्न का, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट क्वार्टर का, यानी कि इस फंड का अभी तक कौन कौन सा क्वार्टर रहा है जो कि काफी बेहतरीन रहा है। पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे Q2 साल 2020 का। तो यहाँ पे देखें तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 21% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी शानदार रिटर्न है गाइस। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से या फिर निफ्टी 100 से, तो यहाँ पे भी इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। लेकिन गाइस इसने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 7% से आउट परफॉर्म किया हुआ है Q2 साल 2020 में। बात करें गाइस Q4 साल 2020 का, तो यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है, मोटा मोटी 20% के आसपास में। एंड इसने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया था। बट गाइस अगेन यहाँ पे देखे तो निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 के कंपैरिजन में इस फंड ने अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें Q2 साल 2021 का, तो यहाँ भी देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, ऑलमोस्ट 16% का। इन गाइस यहाँ पे इसने निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी एवरेज तीनों को ही आउट परफॉर्म करके दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। तो गाइस ये 3 क्वार्टर है जहां पे इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। अब गाइस बात करते हैं 3 ऐसे क्वार्टर का जहां पे आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने काफी खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे वर्स्ट क्वार्टर का। तो पहले बात करते हैं Q1 साल 2020 का। तो यहाँ पे देखें तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 20% का नुकसान दिया हुआ है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। वही बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में हालांकि इसने कम खराब रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 के कंपैरिजन में भी देखें तो इस फंड ने कम लॉस दिया हुआ है Q1 साल 2020 में गाइस। तो अगेन देखें तो कंपैरेटिवली इस फंड का परफॉर्मेंस बेहतर यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखते हैं तो Q1 साल 2020 काफी खराब रहा है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का गाइस। बात करें गाइस Q1 साल 2023 का, यानी कि अभी जो Q1 चल रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखें तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 3.5% का लॉस दिया हुआ है। बात करें गाइस निफ्टी 50 का, तो इसने मोटा मोटी 4.5% का लॉस दिया हुआ है। निफ्टी 100 की बात करें तो इसने आपको 6-6.5% के आसपास का लॉस दिया हुआ है। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसने मोटा मोटी 2.5% का लॉस दिया हुआ है। तो Q1 साल 2023 में भी देखें तो इस फंड ने उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से या फिर निफ्टी 100 से, तो इस फंड का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर दिखने को मिलेगा। बट अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से, तो उसके कंपैरिजन में इस फंड का परफॉर्मेंस खराब है गाइस Q1 साल 2023 में भी। लास्टली गाइस बात करें Q2 साल 2022 का, तो यहाँ पे भी देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब देखने को मिलता है और वो निकल के आता है आपका नेगेटिव 13.5% का। निफ्टी 50 ने इस क्वार्टर में आपको मोटा मोटी 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। निफ्टी 100 की बात करें तो इसने भी आपको मोटा मोटी 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसने आपको मोटा मोटी 7 से 7.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है Q2 साल 2022 में। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब दिखने को मिल रहा है। तो गाइस Q2 साल 2022 में भी देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। एंड इसने निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड अपने कैटेगरी एवरेज तीनों को अंडर परफॉर्म किया हुआ है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का क्वार्टरली रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो Q2 साल 2020, Q4 साल 2020 एंड Q2 साल 2021 यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी बेहतर है इस फंड का। लेकिन अगर आप बात करते हैं Q1 साल 2020 या फिर Q1 साल 2023 या फिर Q2 साल 2022, तो यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब दिखने को मिल रहा है। तो गाइस इससे यही पता चलता है कि साल 2023 में भी अभी तक देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा एलोकेशन दिखने को मिल रहा है इस फंड का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले यहाँ पे बात करते हैं लार्ज कैप का। तो लार्ज कैप स्टॉक में देखें तो इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है गाइस वो निकल के आता है आपका
19.92% का, ऑलमोस्ट 20% का। वहीं बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज आपको मोटा मोटी 42% इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप में इस फंड का एलोकेशन मोटा मोटी 29% का देखने को मिल रहा है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका भी इन्वेस्टमेंट मोटा मोटी 29% के आसपास में ही दिखता है मिड कैप स्टॉक्स में। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स एलोकेशन का, तो यहाँ पे इस फंड का जो एलोकेशन है जो निकल के आता है मोटा मोटी 15.5% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो ये मोटा मोटी 11% पैसे डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, हालांकि इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक में काफी कम पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो गाइस ये तो बात रही इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। अब बात करते हैं गाइस इस फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो पहले बात करें गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक का, तो इस फंड में जो टोटल स्टॉक है गाइस वो निकल के आता है 82 का। इन इस कैटेगरी में जो एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक रहता है जो निकल के आता है यहाँ पे 67 का। तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो इस फंड ने ज्यादा स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करके रखा है। इसका मतलब ये है गाइस इस फंड का जो पोर्टफोलियो है ओवर डाइवर्सिफाइड दिखने को मिलेगा आपको। बात करें गाइस यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है टॉप 5 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 27.23% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रहता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.62% का। तो टॉप 5 में देखें गाइस तो इस फंड का कंसंट्रेशन ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड अपने टॉप 5 स्टॉक में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन निकल के आता है वो है आपका 44.41% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे 37.25% का। इसका मतलब ये है गाइस कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड अपने टोटल कैपिटल का मोटा मोटी 44% इन्वेस्ट कर देता है टॉप 10 स्टॉक में ही। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो वेट निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक में वो है आपका यहाँ पे 37.25% का। तो गाइस यहाँ से भी यही पता चलता है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो इन्वेस्टमेंट है टॉप 10 स्टॉक में वो ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि टॉप 10 स्टॉक में कंसंट्रेशन ज्यादा निकल के आता है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का। गाइस बात करें गाइस टॉप 3 सेक्टर वेट का, तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड मोटा मोटी 42% पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 3 सेक्टर में। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.67% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर के मामले में भी देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर देखने से तो यही पता चलता है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का कंसंट्रेशन लेवल काफी ज्यादा है। बट गाइस अगर आप बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टॉक का, तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के पोर्टफोलियो में 82 नंबर ऑफ स्टॉक है। लेकिन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो वहां पे सिर्फ 67 स्टॉक रहता है। तो नंबर ऑफ स्टॉक के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो पोर्टफोलियो है वो काफी ओवर डाइवर्सिफाइड दिखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं टॉप 5 स्टॉक वेट का या फिर टॉप 10 स्टॉक वेट का या फिर टॉप 3 सेक्टर वेट का, तो यहां से ये पता चलता है गाइस कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड निकल के आता है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। अब बात करते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। तो बात करेंगे यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं पीवी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो गाइस इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.67 टाइम्स का। बात करेंगे पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो निकल के आता है आपका 35.22 टाइम्स का। तो गाइस यहाँ पे बात करें पीवी रेशियो का या फिर पी रेशियो का, तो दोनों ही मेरे अकॉर्डिंग काफी हाई साइड में दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो पोर्टफोलियो है या फिर उसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक दिखने को मिलता है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का इक्विटी एलोकेशन का, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का या फिर कह लीजिए पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का भी। अब चलिए गाइस बात करते हैं इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का, और यहाँ पे देखते हैं कि भाई कौन कौन सा स्टॉक फॉल करता है इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो जो पहला स्टॉक निकल के आता है इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग में वो स्टॉक है यहाँ पे आपका बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और यहाँ पे देखे गाइस तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो निकल के आता है वो है आपका 8% का। सेकंड स्टॉक है गाइस यहाँ पे आपका पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड, और यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो निकल के आता है 6.10% का। बात करें गाइस टाटा इलेक्ट्री का, तो यहाँ पे 4.78% का होल्डिंग है और इस फंड ने इस स्टॉक से अपना होल्डिंग कम किया हुआ है गाइस। इस डाउन एरो का मतलब यही है गाइस कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने इस स्टॉक से अपना होल्डिंग कम किया हुआ है। इन जो आपको यहाँ पे ग्रीन अप एरो दिखने को मिलता है इसका मतलब ये है इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। तो बजाज फाइनेंस में इसने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। सिमिलरली पीआई इंडस्ट्री में भी देखे तो इसने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। इंगेज बजाज फाइनेंस ने पिछले 1 साल में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो गाइस ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। नॉट ओनली एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड गाइस, एक्सिस के जितने भी म्यूचुअल फंड है वहां पे बजाज फाइनेंस में काफी अच्छा खासा पैसे लगा रखे हैं सारे फंड ने। इस स्टॉक ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है पिछले 1 से 1.5 सालों में। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एक्सिस के जितने भी म्यूचुअल फंड है उसमें परफॉर्मेंस उतना बेहतर आपको दिखने को मिल नहीं रहा है। फोर्थ स्टॉक है यहाँ पे आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, और इसमें देखे तो मोटामोटी 4% के आसपास का होल्डिंग दिख रहा है। फिर है आपका यहाँ पे एवेन्यू सुपर मार्ट, फिर है टोरेंट पावर लिमिटेड, फिर आपका एस्ट्रल लिमिटेड, फिर है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, फिर है आपका कोफोर्ज लिमिटेड एंड लास्ट है यहाँ पे आपका इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड जो कि टाटा ग्रुप का एक कंपनी है जिसको शॉर्टकट में आईएचसीएल भी बोला जाता है, या फिर इसका जो ब्रांड है वो है आपका ताज होटल है, वो आईएचसीएल का ही ब्रांड है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मिला जुला सा
सा टॉप 10 होल्डिंग है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। फंडामेंटली काफी सही है सारे के सारे स्टॉक, लेकिन गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो पिछले 1.5 से 2 सालों में कुछ स्टॉक है जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। हमने बात किया बजाज फाइनेंस लिमिटेड का, इसका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा है। बात करें गाइस यहाँ पे स्टेल लिमिटेड का, तो इस स्टॉक ने भी उतना अच्छा परफॉर्म करके आपको नहीं दिया हुआ है। फिर बात करें गाइस यहाँ पे चोला फाइनेंस का, तो इसने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। सुंदरम फाइनेंस की बात करें तो इसने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो टॉप 10 में जितने भी स्टॉक है उसका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। हालांकि टाटा एल्क्सी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ था गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें यहाँ पे रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.19 का। इन कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है आपका 16.78 का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखा गया तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे काफी सही दिखता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है। वही बात करते हैं सेकंड पैरामीटर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका बीटा, और बीटा भी यही दिखाता है कि आपका फंड का जो परफॉर्मेंस वो कितना वोलेटाइल है। तो इस फंड का जो बीटा है जो निकल के आता है 0.8 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो बीटा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.93 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इस फंड का बीटा भी कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल रहता है गाइस। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन इन बीटा बेसिकली आपका जो वोलेटिलिटी है उसको दिखाता है यहाँ पे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे बात करते हैं साफ रेशियो का। तो साफ रेशियो इस फंड का उतना बेहतर नहीं है, जो निकल के आता है आपका 1.07 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.1 का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो इसका साफ रेशियो खराब दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये निकल के आता है गाइस कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उतना बेहतर नहीं रहता है। बात करें गाइस यहाँ पे ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो देखें तो सेम टू सेम आ रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के बराबर ही। मतलब इस फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो है आपका यहाँ पे 0.2 का। इन कैटेगरी एवरेज की भी बात करें तो इसका भी ट्रेनर रेशियो सिर्फ 0.2 का ही है। तो यहाँ पे आप मिला जुला कह सकते हैं। लास्टली बात करके अल्फा का, तो अल्फा केस में देखें तो इस फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है आपका निगेटिव 0.81 का। इन कैटेगरी एवरेज की अल्फा की बात करें तो निकल के आता है आपका निगेटिव 0.96% का। गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अल्फा 1 से ऊपर होता है वही अच्छा माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इस फंड का अल्फा 1 से कम है। 1 से कम क्या ये निगेटिव में यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गाइस अल्फा का मतलब बेसिकली यही होता है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर या फिर कितना खराब परफॉर्म करके देता है। तो यहाँ पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो अल्फा है वो है आपका निगेटिव 0.81% का। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको मोटा मोटी 1% कम रिटर्न देता है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो जो वोलेटिलिटी बेस्ड रिस्क रेशियोज है वो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड रिस्क रेशियोज का, तो वो काफी खराब दिखने को मिलता है गाइस। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखें तो ये फंड का रिस्क रेशियोज बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं है। हालांकि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में गाइस, तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के ऊपर। और गाइस यहाँ पे देखें तो ये फंड परफॉर्मेंस के मामले में मुझे काफी खराब दिखता है। चाहे बात करें पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 2 सालों का या फिर पिछले 1 साल का या फिर रिसेंट पास्ट में भी देखे तो इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। वाईटीडी के मामले में भी हमने देखा कि साल 2023 में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं किया हुआ है। इनके सिमिलरली हमने रिस्क रेशियोज के मामले में भी देखा कि इसका वोलेटिलिटी से जो रिलेटेड रिस्क रेशियोज है, चाहे बात करें आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर बीटा का, ये दोनों रिस्क रेशियोज काफी बेहतर है। लेकिन जब भी अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड रिस्क रेशियोज का, चाहे बात करें आप साफ रेशियो का या फिर ट्रेनर रेशियो का या फिर अल्फा का, तो ये तीनों रिस्क रेशियोज मुझे काफी खराब दिखने को मिल रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है काफी लंबे समय से और आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको यहां से एग्जिट करके किसी अल्टरनेटिव फंड में जाना चाहिए। वहीं अगर आप प्लान कर रहे हैं नया एसआईपी स्टार्ट करने का, तो ये फंड मुझे नहीं लगता आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो आपको इस फंड में नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।